आरआरबी की वैकेंसी आ गई है। एक नंबर जो वैकेंसीज का है वो करीब 2500 2550 वैकेंसी आई हुई है आप लोगों के लिए। पर इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो भी आपके डाउट हैं आरआरबी को लेके, वो हम सारे डाउट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या प्रोसीजर होती है सिलेक्शन की, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, क्या पढ़ाई करनी है, कितनी वैकेंसी आप लोगों के लिए, ऐसे बहुत सारे डाउट हैं जो हम लोग आज यहां पे बात करने वाले हैं। तो आरआरबी में सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, इन चारों के लिए एक वैकेंसी आई है। जितनी भी आई है तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर आरआरबी की वैकेंसी आ गई, फाइनली जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात। सबसे इस पूरे में पॉजिटिव बात यह है, देखो मैं हमेशा पॉजिटिव की तरफ चलता हूं। पॉजिटिव बात यह है कि बैक टू बैक ईयर्स में आपके पास आरआरबी वैकेंसी आई है। कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि हर साल आरआरबी वैकेंसी निकाल रहा हो। ये पहली बार हुआ है कि अभी आप एक आरआरबी का पेपर देके आए हो पिछले साल, और इस साल वापस से आपके सामने वैकेंसी है। एक टारगेट, एक गोल है जिसकी तैयारी करनी है। अब वैकेंसी कम है ज्यादा है उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन एक टारगेट जरूर आपके पास है। 2500 भी है तो 2500 भी अगर देखें जीरो से तो सर ज्यादा ही होती है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो ये बेसिकली सर हमें पॉजिटिव लेके अगर बात करनी है, नेगेटिविटी तो बहुत है मार्केट में, बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, उसकी बात नहीं करनी है। ये चीजें सही भी होंगी, किस तरह से होंगी, लेकिन हमें राइट मोमेंट पे स्टार्ट करना बड़ा जरूरी है। तो सर स्टार्ट करते हैं यहां से भी। सर सिलेक्शन प्रोसेस सबको पता है, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहला फर्स्ट स्टेज में आपका CBT 1 होता है, जिसमें कंप्लीटली नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स आपके पास रहते हैं। उसके बाद CBT 2 आपका टेक्निकल रहता है। अभी हम बताएंगे क्या क्या क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर हमारा मेडिकल यहां देखने को मिलता है। तो 4 स्टेजेस। बिल्कुल। और एक बात और, आपको फॉर्म भरना कैसे है तो वो भी हम यहां पे आपको बता देंगे कि क्या प्रोसीजर रहेगी। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। अगर सिलेक्शन की बात करें तो CBT 1 क्वालिफाई करोगे तो CBT 2 दोगे, CBT 2 क्वालिफाई होगा तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एक बार CBT 1 के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो CBT 1 में जैसा आपको यशवंत सर ने बताया कि नॉन टेक्निकल होता है कोर, तो यहां पे आप देखेंगे 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, जिसमें मैथमेटिक्स 30 नंबर की आती है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की और जनरल साइंस 30 नंबर की, यानी 100 नंबर का ये पेपर होगा, जिसमें आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना है। और कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद आप CBT 2 हो गए। पर ये 100 क्वेश्चन के लिए अगर मैं आपको टाइमिंग बताऊं तो 90 मिनट मिलेंगे। और 120 मिनट किसको मिलते हैं, जो PWD एलिजिबल होते हैं, क्या कहते हैं, जिन पे है ना स्पेशल फिजिकली कैंडिडेट होते हैं, तो उनके लिए 120 मिनट होती है। 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट, 1 मिनट से कम क्वेश्चन और मिनिमम मार्क्स 40%। तो ये तो नहीं है, क्योंकि आज की डेट में कट ऑफ इतने हाई हो गए हैं कि ये तो अगर क्वालिफाई करना ही पड़ेगा आपको। सही तो हो भी जाता है। और सिमिलरली यहां देखिए जनरल अवेयरनेस के 15। अगर मैं CBT 2 की बात करूं, CBT 2 का एग्जाम पैटर्न बेसिकली इसमें टेक्निकल ज्यादा डोमिनेंट रहता है, तो लेकिन जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के 10 और बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल 10। इसके साथ साथ टेक्निकल की बात करें, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की, तो 100 क्वेश्चंस टेक्निकल आते हैं। टोटल देखेंगे डियर तो 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सर टेक्निकल अगर CBT 1 अगर आपने तैयारी करी है बहुत अच्छे से, अगर CBT 1 की नॉन टेक्निकल की, तो 50 नंबर से यहां भी फायदे मिलेंगे। बिल्कुल 50 मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर आप SSC और RRB की तैयारी भी कर रहे हो तो इसको छोड़ दो, सब बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एनवायरनमेंट को छोड़ दीजिए। बाकी ये तो पहले से सब जगह काम आता है। ठीक है, तो ये सब जगह काम आता है। तो डेफिनेटली 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है, 120 मिलते हैं CBT 2 में। लेकिन अभी मुद्दा CBT 1 का है। अभी मुद्दा ये है कि बच्चा इस चीज में कंफ्यूज है कि हम टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे सर अभी SSC की, अब बीच में एकदम से नॉन टेक्निकल पार्ट आ गया CBT 1 का, उसको कैसे प्रिपेयर करें। तो इसके बारे में भी बड़ी डिटेल में बातचीत करेंगे, तो ये भी आपको बताएंगे। सर क्या क्या डेट्स हैं एग्जाम की, मैं एक बार बता देता हूं सर। तो आप देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ गया है 4/10/2025 में बता दिया गया था। उसके बाद अभी एप्लीकेशन ओपन होंगी, 31 तारीख से आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी। तो डेट याद रखें और ऐसा ना करें प्लीज कि आखिरी डेट तक बैठे रहें कि आखिरी डेट में भरेंगे, क्योंकि जितने बच्चे भरते हैं जनरली लास्ट डेट पे सर्वर डाउन होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करने की, यहीं जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। क्लोजिंग डेट तब भी बता देता हूं कि कुछ लोग तो कभी मानेंगे नहीं लाइफ में। तो 30 नवंबर आपकी क्लोजिंग डेट है, 30 नवंबर तक आपको ये फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फीस भरने के लिए 2 दिसंबर यानी 30 नवंबर तक जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया उनको 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे फीस पे करने के लिए। उसके बाद मॉडिफिकेशन की आपकी डेट है 3 दिसंबर से 12 दिसंबर। ये फॉर्म फिल की डेट नहीं है। जिन बच्चों ने पेमेंट करके रख दिया था, सब डन कर लिया था और गलती से कोई गलती हो गई है तो वो मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस डेट पे आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये याद रखना कि 30 नवंबर से पहले आपको फॉर्म कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद लास्ट चीज है आपकी स्क्राइब कैंडिडेट विल प्रोवाइड
उसका बिल्कुल डिटेल, सही हाँ है। हाँ देखो, आप बिल्कुल। यहाँ पे अपना स्क्राइब, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट है, अगर आप स्क्राइब साथ में अपना रखना चाहता है तो आपको तो वो RRB बता को बताना यहाँ पे। पड़ता है, और उसका भी डेट 13/12 से 17/12 के बीच में है। अच्छा, अभी सभी बच्चे डेफिनेटली कमेंट में बताना कि आप किस ब्रांच से हैं और तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये डेफिनेटली कमेंट में लिखना, और उसके साथ साथ अगर आपको जानना है कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा जो डिपार्टमेंट रेलवे का होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बिल्कुल हमारी प्रायोरिटीज क्या रहनी चाहिए, तो ये भी आप कमेंट में लिख के जरूर बताना। इस पे भी एक बहुत डिटेल वीडियो हम लोग लेके आने वाले हैं। बिल्कुल सर, ये जरूरी भी है क्योंकि इस बार जो बच्चों ने जिन्होंने क्वालिफाई किया था आरआरबी, उन लोगों ने अपनी वैकेंसी जो प्रेफरेंस डाली थी उसके बाद वो थोड़े दुखी भी हुए थे, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बिना सोचे समझे वैकेंसी प्रेफरेंस तो डाल बड़ा दी थी। जरूरी है क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, और आपकी देखिए आरआरबी के अंदर जो है ट्रांसफर बहुत इजीली नहीं होते। अगर आप किसी एक जोन में हो, क्योंकि पहले ही आप जोनल वाइज अपनी सीट्स भरते हो, आपका इंटर जोनल कंपटीशन होता नहीं है, तो आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई साउथ जोन चूज कर लिया, अगर आप वहां पर हो और आप प्रॉपर नॉर्थ के स्टूडेंट हो, तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ कि वो इतना एडजस्ट नहीं कर पा रहे और ट्रांसफर बड़ा मुश्किल से होता है। तो ये प्रेफरेंसेस कि सर कौन सा डिपार्टमेंट कहां पर अच्छा है, किस जोन में क्या चीज अच्छी है, ये बात भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि सर आपको कौन सा डिपार्टमेंट अगर प्रेफरेंस चाहिए तो उसके लिए यस जरूर लिखना कमेंट में। इसके साथ साथ वैकेंसी, सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी बात यही है कि वैकेंसीज को लेके बड़ा दिक्कत है, और दिक्कत क्या हम भी समझ सकते हैं डियर, क्योंकि जब इतने सालों बाद एक तो वैकेंसीज आती हैं, फिर इतनी अगर बहुत कम वैकेंसीज आए तो बड़ा दुख होता है। तो यहाँ पर लेवल 6 की वैकेंसी है, आपको सबको पता है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग 8 सीपीसी में ये आपकी सैलरी भी और अच्छी खासी बन जाएगी। इनिशियल पे 35,400 है। 18 से 33 साल की उम्र के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी 2,569 वैकेंसीज हैं, ठीक है? और जोनल वाइज आपकी वैकेंसीज कैसी कैसी हैं वो भी उसकी बारे में बातचीत करेंगे कि सिविल वालों के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज है और बाकी डिपार्टमेंट के लिए भी कितनी है। इसके अलावा एक और देखो डियर, आपको यहाँ पर बड़ा ध्यान रखना है कि जो बच्चा फाइनल ईयर का है वो एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट, बिल्कुल, प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपका रिजल्ट नहीं आया है, चाहे आप डिप्लोमा में हो चाहे बीटेक में हो, अगर आपका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो इस पर्टिकुलर पेपर के लिए। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमें समझ में आनी चाहिए। सर एज लिमिट के बारे में बता सकते हैं, एज लिमिट क्या है? बिल्कुल सर, एज लिमिट बता देते हैं एक बार बच्चों, तो देख लो आप एक बार। एज लिमिट है वैसे 18 से 33 साल के बच्चे, पर इसमें कंफर्म बताया गया है कि भैया कब कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो आप देख रहे हो लोअर एज लिमिट 2026 नॉट बोर्न आफ्टर फॉर कम्युनिकेशन कैटेगरी, ये डेट ये है। और अपर एज लिमिट जो है आपकी देख लीजिए एक बार, तो अनरिजर्व वाले बच्चे 1993 से पहले, यानी 2 जनवरी 1993 से पहले वाले जो बच्चे हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ओबीसी वाले 2 जनवरी 1990 से पहले वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है? और SC ST वाले 1988, 2 जनवरी 1988 से पहले वाले बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अब इसमें कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है सर कि ये तो आपने बता दिया, लेकिन अगर मैं 2 जनवरी 1993 को ही पैदा हुआ फिर, है ना, ये भी होता है। सही बात है। तो ये बोला है नॉट अर्लियर देन, मतलब एक दिन भी पहले तब आप एलिजिबल नहीं है। उस पे आप हो, इंक्लूडिंग द डेट्स है ना, ये डेट्स इंक्लूडिंग है उसके अंदर। आप बोलोगे सर मैं 2 जनवरी 1990 में पैदा हुआ हूं, तो वो डेट वाला भी बच्चा इंक्लूडेड है, तो इससे पहले नहीं होना चाहिए, उसी दिन वाला एलिजिबल है। उसके अलावा रिलैक्सेशन एज में मिलता है, जैसे SC ST में 5 साल का मिलता है। ओबीसी अगर आप नॉन क्रीमी कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल का मिलता है। उसके अलावा भी एक्स सर्विसमैन वाली कैटेगरी में 3, 6 और 8 डिपेंडिंग अपॉन कि आप अनरिजर्व में हो, एक्स सर्विसमैन में, ओबीसी के अंदर हो या आप SC ST के अंदर हो। उसके अलावा जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, जो हमारे PWBD कैंडिडेट्स होते हैं, वो अनरिजर्व के इसमें 10, 13 और 15 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। उसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो ग्रुप सी या ग्रुप डी में पहले से सर्व कर रहे हैं और उनका मिनिमम 3 साल की सर्विस हो चुकी है, उनके लिए 40 साल तक की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। 43 भर सकते हैं ओबीसी वाले, और SC ST वाले 45 ईयर्स तक भर सकते हो अगर आप पहले से किसी रेलवे की ग्रुप सी या ग्रुप डी वैकेंसी के अंदर आप 3 साल से कार्य कर रहे हैं तब। उसके अलावा अगर आप क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस ऑफ द रेलवे में काम करते हैं, जैसे रेलवे कैंटीन्स हो गई, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, अगर इनसे कहीं आप जुड़े हुए वहां काम करते हैं तो अप टू द लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड और 5 इयर्स व्हिचएवर इज लेस, वहां तक आप सर यहां पर 35, 38, 40 के लिए एलिजिबल हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट एज क्राइटेरिया है जो हर एक कैंडिडेट को पता होना चाहिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत, सर मैं फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं भर सकता? तो सबसे बड़ी बात, अगर आपकी ब्रांच अगर इनमें आ रही है, जैसे कि अगर मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपकी डिग्री पे लिखा है, या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीन इंजीनियरिंग, टूल एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, इस तरह की अगर कोई भी ब्रांच आपके डिग्री में लिखी हुई है तो आप एलिजिबल हैं। सिमिलरली देखिए यहां लिखा हुआ है
3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो बिल्कुल। यहाँ पे आपका प्रश्न बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल है, कोई कहता नहीं सिर्फ डिग्री एलिजिबल। यहाँ देखिए नहीं। 3 इयर्स डिप्लोमा सब लिखा हुआ है वैसे आज। और या तो ये या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। तो दोनों तरह के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल की भी कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांचेस हैं ही। उसके अलावा देखो इलेक्ट्रिकल में सर ये बात है कि जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर एप्लीकेबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अगर आप देखेंगे ना, फिर से तो मैं एक बार बता देता हूं, इलेक्ट्रिकल वाले जितनी भी इलेक्ट्रिकल, देखो इन्होंने साफ लिख दिया है यहां पे, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यानी आपकी डिग्री में अगर कहीं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है तो आप एलिजिबल होंगे इलेक्ट्रिकल से। अगर इलेक्ट्रिकल नहीं लिखा है और इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल कम्युनिकेशन लिखा है, कंप्यूटर साइंस लिखा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो ये सारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स से फॉर्म फिल भरेंगे। ये ध्यान रखना कि सीएस वाले बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स से फॉर्म फिल करना होता है। और लास्ट सर सिविल। बिल्कुल सर, सिविल में देखो यार ज्यादा लिस्ट लंबी नहीं है। सिविल वाले तो जो भी आपने कहीं से भी कुछ भी सिविल में किया हो एलिजिबल हो, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग कर रखी हो या किसी कॉम्बिनेशन सब स्ट्रीम में कर रखी हो या आपने बीएससी कर रखा हो सिविल इंजीनियरिंग, कुछ भी कर रखा हो 3 ईयर ड्यूरेशन का, तो आप एलिजिबल वहां पर हो जाओ। तो सिविल में ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिविल और अलाइड सभी तरह के एप्लीकेशन यहाँ पर है। उसके अलावा हमारे एक पोस्ट होती है सीएमए, है ना, सीएमए की एक पोस्ट होती है। अगर उसमें एलिजिबल कौन थे? बीएससी वाले बच्चे जिन्होंने बीएससी कर रखी है केमिस्ट्री या फिजिक्स में, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों ने एमएससी कर रखी होती है, मतलब बीएससी प्लस एमएससी कर रखी होती है। तो एमएससी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, लेकिन मिनिमम तो आप क्वालिफाई कर रहे हो ना, मतलब मिनिमम बीएससी तो आपने किया ही होगा। तो बीएससी करके आपने एमएससी किया है, तो बेसिकली बीएससी वाला बच्चा एलिजिबल है। तो अगर ऐसा बच्चा जिसे बीएससी करके भी एमएससी कर रखा है लेकिन मिनिमम आपने बीएससी कर रखा है, तो आप एलिजिबल डेफिनेटली यहाँ पर हो जाते हो। बिल्कुल। इसके अलावा सर एक मैं डिटेल में थोड़ा सा बता, बहुत जरूरी है सर, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इस बार एप्लीकेशन का प्रोसेस बदला गया है। इस बात को ध्यान रखना, इस बार एप्लीकेशन का प्रोसेस बदला गया। आरआरबी को किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे फॉर्म को, उसमें बदला गया प्रोसेस। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। कहां क्रिएट करोगे? आप जिस जोन में आरआरबी के जोन में फॉर्म भरना चाहते हैं, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, आरआरबी जोनल वेबसाइट पे जाइए और वहां पे आपका अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल में दिखेगा आपको। उसके बाद में आपको सर यहां पर आइडेंटिफाई द ऑथेंटिकेशन एडवाइजरी, यानी कि आपको यहां पर कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड in their own interest to authenticate their identity using DigiLocker और आधार during create, यानी आपको अपना आधार से अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ये सेकंड स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा लाइव फोटो कैप्चरिंग, पहली बार आरआरबी के इतिहास में ये चीज हो रही है कि लाइव फोटो कैप्चरिंग ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन। ये अब आपको अलग से पहले फोटो स्कैन करके उसको पूरा व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो खींच के लगाने की आवश्यकता नहीं है कि केबी कम करेंगे, रीसाइज करेंगे, वो सब नहीं करना। आप लाइव फोटो कैप्चरिंग होगी और उसके इंस्ट्रक्शन आपको वहां पर एप्लीकेशन के साइड में दिए होंगे। तो उस इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली फॉलो करना, क्योंकि जब आप फोटो इस तरह से लेते हो उस समय एक बात को ध्यान रखना सर, फोटो आपकी क्लियर आनी चाहिए, डिम लाइट में नहीं आनी चाहिए, पीछे बैकग्राउंड सही होना चाहिए, टेढ़ा फेस नहीं आना चाहिए, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें आपको वहां ध्यान रखनी है, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया वापस फिर समस्या हो जाएगी, तो फिर रिजेक्शन नहीं हो जाए। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि पीछे बैकग्राउंड आप अपना वो रखिए जो आपको बताया गया होगा, बकायदा बता दिया जाएगा आपको कैसा रखना है। कोशिश करें कि लाइट पहले से अपने सामने लगा के रखें कोई, ताकि आपका फेस क्लियर दिखे। बिल्कुल सर। इसके अलावा यहां पर मैंडेटरी कुछ स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कैंडिडेट का सिग्नेचर, ये आपको पहले से अपने पास रखना है, ठीक है। उसके अलावा SC ST का अगर सर्टिफिकेट है तो ये आपको रखना है डियर। ये क्यों? क्योंकि आपको फ्री ट्रेन ट्रेवल टिकट्स मिलते हैं। जो SC ST के स्टूडेंट हैं उनका सेंटर अगर कहीं पर भी आता है, टिकट्स का पैसा आपका फ्री रहता है, ट्रैवल फ्री रहता है, इसलिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट यहां पे सबमिट करने पड़ेंगे। उसके अलावा सिग्नेचर आपका अपने हैंडराइटिंग में होना चाहिए और ब्लैक इंक पेन से ही सिग्नेचर होना चाहिए, ब्लू रेड ग्रीन ये सब मत कर देना। ये बेसिक स्टेप है और फाइनली जब आप सबमिट कर दोगे तो वहां पे सर आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। तो इस बार फॉर्म को फिलअप करने के जो तरीका है उसको चेंज किया गया है, तो गलती करने से यहां पर बचना, क्योंकि यहां गलती हो गई तो आप समझिए मॉडिफिकेशन की डेट अगर निकल गई तो उसके बाद वापस से आपका फॉर्म सिर्फ रिजेक्ट होगा, है ना, वापस से उसमें कोई चांस नहीं मिलेगा। मॉडिफिकेशन की डेट तक अगर गलती करी है तो आप उसको मॉडिफाई करके सही कर सकते हो, लेकिन मेरा कहना यह है फॉर्म भरो तो एकदम तसल्ली से भरना,
अपना इंटरनेट वहां पर एकदम ऐसे एरिया में बैठना जहां प्रॉपर इंटरनेट आता है। गलती बिल्कुल मत करना पूरे एप्लीकेशन में। बिल्कुल सर यहाँ पर सिविल की जो वैकेंसीज है मैं एक बार इसके बारे में बता देता हूं कि आरआरबी जेईई की जो सिविल की जोनल वाइज वैकेंसी, जैसे देखिए यार इस बार आप सबको पता है कि ये सारे आरआरबी के जोन्स हैं, जैसे कि अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जेएनके, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, और ये हमारे पास सारे जोन्स हैं। इसमें अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज अगर इस बार देखने को मिल रही है सिविल की, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, 102 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं कोलकाता जोन्स के अंदर, और कोलकाता की कट ऑफ हमेशा ज्यादा रहती है। ये बात आपको यहां पर समझ के चलनी है। कोलकाता की कट ऑफ इस बार भी काफी ज्यादा रही थी। उसके अलावा सर प्रयागराज है जिसमें थर्ड हाईएस्ट वैकेंसी है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट देखोगे तो आपके पास अहमदाबाद के अंदर है 85 वैकेंसी आपके अहमदाबाद थोड़ा लो कट ऑफ वाला जोन रहता है, लेकिन इस बार तो कट ऑफ सबकी बढ़िया गई है। ये तो सिविल की होगी। स्टोर्स की भी अगर वैकेंसी देख लें, स्टोर डिपार्टमेंट आपको पता है डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, तो स्टोर की बात करें तो वहां भी 195 वैकेंसी है, लेकिन सिविल वालों के लिए 738 वैकेंसीज हैं। सिविल वालों आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपके पास यहां कोई एक्सक्यूज नहीं है। 2500 में से अगर 900 वैकेंसी आपकी आ रही है तो अब आप यहां पर एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि सर हमारे लिए वैकेंसी क्या है क्या नहीं है। आपको तो बस मेहनत शुरू कर देनी है इसी दिन से, आज से ही, क्योंकि फॉर्म भर चुका है और आप दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। आपको बस मैनेज करना है नॉन टेक्निकल पोर्शन को। नॉन टेक्निकल पोर्शन में इतना कर जाओ कि सर आपका एप्टीट्यूड का पोर्शन, आपका रीजनिंग का पोर्शन, आपके साइंस का पोर्शन इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर जाओ कि वहां नंबर आपके नहीं कटे। इतना आपको ध्यान रखना है, तो आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। बिल्कुल सर, ये जरूरी भी है कि है ना वैकेंसीज, देखो वैकेंसी जिसकी जितनी भी आई है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या सिविल हो, ठीक है, वैकेंसी जितनी भी आई है आपको अपनी मेहनत करनी है ना, 100% देना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसके अलावा आपके पास अब रेलवे की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसा कि सर ने बताया कि ये सबसे अच्छी बात इस साल की क्या हुई है कि वैकेंसी रेलवे ने सेकंड टाइम है ना दी है। यानी ये पहली बार है कि 2019 के बाद 24 में आई और सीधे 25 में भी आ गई। यानी रेलवे कहीं ना कहीं अपनी बात पे खरा उतर रहा है, जो उन्होंने कहा था कि हम हर साल अब वैकेंसी निकालेंगे रेलवे की, चाहे अब इस साल कम है, ये उम्मीद है ना, ये कह सकते हैं कि ठीक है क्या करें अभी, और अभी ये टेंटेटिव भी है, शायद आगे चल के बढ़ भी जाए, क्योंकि अभी ओवरऑल तो वैकेंसी डिसाइड होंगी नहीं, है ना। तो यहां पे आपको क्या करना है ना, आपको अभी से अपनी नॉन टेक्निकल स्टडी में लग जाना है अच्छे से, और टेक्निकल का अपना करीब 30 to 40% सिलेबस डन कर लेना है। क्योंकि आरआरबी का CBT 1 होने के बाद CBT 2 तक के लिए इतना टाइम नहीं मिलता कि आप पूरा टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ पाए। और सर देखिए यहाँ पे लगभग अगर मैं आपको टाइम की बात बताऊं, है ना, टाइम कितना आपके पास है, या कोई बच्चा सोच रहा होगा सर हमारे पास कितना समय है, क्या एग्जाम कब एक्सपेक्ट हो सकता है, तो एक बात ध्यान रखिए सर, 30 नवंबर तक तो आपका वैसे भी फॉर्म फिलिंग का डेट है। एक महीना तो सर आपका फॉर्म फिलिंग में लगने वाला है। उसके बाद आप देखिए कम से कम फॉर्म फिलिंग के बाद, वैसे तो आरआरबी की हिस्ट्री देखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, हिस्ट्री तो सर बड़ी बेकार है उसको आपको वो बेंचमार्क नहीं मानना है। आप ये बात ध्यान रखिए कि जब आपका लास्ट डे ऑफ फॉर्म फिलिंग होता है उसके बाद आपको लगभग 3 से 3.5 महीना मान के चलना है। मतलब 100 से 120 दिन आप अपने आप को टारगेट लेके चलना है कि मेरे पास 100 डेज हैं आफ्टर माय फॉर्म फिलिंग, और उस 100 डेज में हमें क्या करना है डियर, हमें अपनी तैयारी को अच्छा करना है। 100 दिन में भी अगर डियर आपने पर डे 4 घंटे की तैयारी अगर करते हो, अगर डेडिकेटेड तैयारी करते हो, तो 450-500 घंटे की जो तैयारी है वो आपके CBT 1 के लिए बहुत बढ़िया एक अच्छा आपका लेवल सेट कर देगी एग्जाम में जाने से पहले। बिल्कुल सर, यहां पे अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। साथ में सिविल के जो भी बच्चे हैं जिनको अगर कोई डाउट हो तो आप सीधे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, यशवंत सर PW के नाम से टेलीग्राम मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्यूटर साइंस के कोई भी बच्चा अगर है जिनको कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं, लॉरेंस सर PW के नाम से। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।